राम अपनी पत्नी राधा के साथ गांव में अकेला रहा करता था, पर राम के घर की आर्थिक स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। ऐसे एक दिन राम अपने घर के आंगन में अपने सर पर हाथ रखे हुए लेटा हुआ था कि तभी वहां पर राधा आती है। क्या हुआ जी? आप इतने परेशान क्यों हो? राधा, मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा क्या करूँ जिससे हमारा घर चल सके। देखिए जी, आप परेशान मत होइए। जिंदगी में जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। लेकिन राधा, हमारी जिंदगी में आज तक अच्छा हुआ ही कहाँ है। पहले माँ को खो दिया, फिर बाबा को, और उसके बाद मैंने अपने कलेजे के टुकड़े को भी खो दिया। आप ऐसी बात क्यों कर रही हो? वो कहीं बिजी होगा ना, तभी उसने आज तक हमसे बात नहीं करी। 10 साल? राधा, वो ऐसा क्या करता है कि इन 10 सालों में वो अब तक फ्री नहीं हो पाया है? देखिए जी, वो हमारा बच्चा है, और अगर कोई बच्चा गलती करता है तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि माँ बाप उससे रिश्ता तोड़ ले। और ऐसा भी तो हो सकता है ना कि उसके पास फोन ना हो या फिर नंबर ही ना हो। राधा, तुम कितनी भोली हो। नहीं जी, मैं भोली नहीं हूँ, बस उन चीजों पर ध्यान नहीं देती जिससे हमें तकलीफ हो। खैर, इन सब बातों को छोड़िए और आप हमारे विवेक को अभी फोन कीजिए। देखना, जब उसे पता लगेगा ना कि आपका फोन है तो वो खुशी से फूले नहीं समाएगा। राधा की बात सुनकर अब राम विवेक अपने छोटे भाई को फोन करता है और उसका कॉल विवेक नहीं उठाता, बल्कि उसकी पत्नी नेहा उठाती है। हेलो। मैं राम बात कर रहा हूँ। विवेक से बात हो सकती है क्या? जी, वो तो नहा रहे हैं। वैसे आप कौन? आप मुझे बता दीजिए, जब वो नहा के आएंगे तो मैं उन्हें बता दूंगी। मैं विवेक का बड़ा भाई बोल रहा हूँ। ठीक है, जब वो आते हैं ना तो मैं आपकी बात करवा दूंगी। बड़े भाई का नाम सुनते ही नेहा का तो मुंह ही बन जाता है। वो बहाने देकर फोन को साइड में कर देती है और तभी वहाँ पर नहाकर विवेक आता है और नेहा से कहता है। नेहा, किसका फोन था? आपके भाई का ना कॉल आया था गांव से, आप एक बार बात कर लीजिए। अरे यार, अब इन्होंने फोन क्यों कर दिया? मुझे क्या पता क्या बात है, आप बात करके देखिए। एक काम करो, जाके उनको बोल दो यार मैं बाथरूम में हूँ, या फिर एक काम करो, ये बोलो मैं घर पर ही नहीं हूँ। मैंने तो उनको बोल दिया था कि आप नहा रहे हो, अब आप देखो आपको क्या बोलना है। यार, उनसे ना मुझे बात करने में ना कोई भी दिलचस्पी नहीं है। हाँ, पता नहीं क्यों मुंह उठा के फोन करने लग जाते हैं। कितने बेशरम इंसान है यार। 10 सालों तक मैंने उनसे बात नहीं की, फिर भी मुझे कॉल कर रहे हैं। अरे थोड़ी तो अकल होनी चाहिए ना उनको। अरे समझना चाहिए कि बंदा इतने सालों से आपसे बात नहीं कर रहा है तो उसका मतलब तो यही हुआ ना कि बंदा रिश्ता रखना ही नहीं चाहता। यार विवेक, मैं ना आप लोगों के बीच में पड़ना नहीं चाहती, क्योंकि मैं ना ही आपके भैया भाभी को जानती हूँ और ना ही आपके मरे हुए माँ बाप को। मैं इस टेंशन में नहीं पड़ना चाहती। और हाँ, जब आपको उनसे फोन पे बात नहीं की जाती ना तो कॉल करके अपना रिश्ता खत्म करो, ताकि इस फालतू के झंझट से ना तुम्हें भी छुटकारा मिले और मुझे भी। अरे मेरी बला से मर जाएं वो लोग, मैं क्यों बताऊं उनको। जब दोबारा कॉल आएगा ना तब देखा जाएगा क्या बोलना है। वैसे ना खाना लगा दो, देर हो रही है ऑफिस के लिए। नेहा को लग रहा था कि उसने फोन तो कट कर दिया है, पर इस बात से अनजान नेहा और विवेक की उनकी सारी बात राधा और राम ने सुन ली थी और वो अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं। पर उनकी बातें सुनकर राम खुद के आंसू को नहीं रोक पाता और वो फोन को काट देता है। मुझे माफ कर दीजिए, मैं ना ही आपको कॉल करने को कहती और ना ही ऐसा होता। मैं नहीं जानती थी कि विवेक हमसे कोई बात नहीं राधा, अच्छा ही हुआ जो तुमने मुझसे फोन करवाया। अगर फोन नहीं करवाती तो मुझे मेरे भाई का असली चेहरा पता ही नहीं लगता। और वैसे भी तुम ही तो कहती हो ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर भगवान ने हमें विवेक का असली चेहरा दिखाया है तो कुछ सोच समझ कर ही दिखाया होगा राधा। आप सही कह रहे हो जी, लेकिन हम यूं इस तरह हाथ पर हाथ रख के तो नहीं बैठ सकते ना। तुम चिंता मत करो राधा, मैं कोई काम देख लूंगा ना। राम और राधा आपस में बात ही कर रहे थे कि तभी वहाँ पर राम का एक पुराना दोस्त उनके घर आता है, जहाँ वो राम और राधा को परेशान देखकर उनसे कहता है। क्या बात है राम, तू और भाभी किसी चिंता में हो क्या? भाभी की आंखों में आंसू भी है, सब ठीक तो है ना? हाँ सोहन, सिवाय समय के सब ठीक है, बस हमारा समय ही खराब चल रहा है यार। आप दोनों यहाँ बैठो, मैं आप दोनों के लिए कुछ बना कर लाती हूँ। राधा अपने घर के अंदर चली जाती है और वही राम और सोहन आपस में बातें कर रहे होते हैं। सोहन के बार बार पूछने पर राम उसको आज की हुई सारी बातें बता देता है। तभी राधा भी
चाय के साथ ब्रेड पकोड़े बनाकर लाती है। ब्रेड पकोड़े देखते ही सोहन के दिमाग की बत्ती जल जाती है। भाभी, आप लोग क्यों परेशान हो रहे हो ये सोचकर कि आपका घर कैसे चलेगा? अरे, आपके हाथ में तो इतना टैलेंट है, आप अपना काम शुरू करो। मतलब? अरे मतलब ये भाभी, आपको इतने अच्छे ब्रेड पकोड़े बनाने आते हैं, राम भैया को बाहर के रेट के बारे में अच्छे से पता है। आप घर में रहकर ब्रेड पकोड़े बनाइए, राम भैया उसे बेच कर आएंगे। शुरुआती दौर में आपको थोड़ी दिक्कत आएगी, लेकिन सोचिए अगर आपका काम चल गया तो कितना मुनाफा होगा। बात तो तुम सही कह रहे हो सोहन, लेकिन कोई भी काम शुरू करने के लिए थोड़ा पैसा तो होना चाहिए ना, जो हमारे पास है ही नहीं। अरे, किसने कहा कि हमारे पास पैसे नहीं है? मेरे पास मेरी शादी के गहने रखे हुए हैं, आप उन्हें सुनार के पास जाकर गिरवी रख दीजिए। ये तुम कैसी बात कर रही हो राधा? अरे वो तुम्हारी शादी के गहने हैं और उन गहनों को भला मैं कैसे? भाभी, राम भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो आपकी शादी के गहने हैं, वो कैसे बेच सकते हैं उसे? क्यों सही नहीं है? अरे, ये सोने चांदी की चीजें अलमारी में सजाने के लिए नहीं, बल्कि मुसीबत पड़ने पर काम आने की है। आज जब हमें इनकी जरूरत है तो हम उन गहनों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे गहने होने का भी क्या ही फायदा? लेकिन राधा, मैं तुम्हारे गहने। आपको मेरी कसम है जी, अब आप और कुछ नहीं कहेंगे। और वैसे भी मैं उन्हें बेचने को नहीं कह रही, बल्कि गिरवी रखने को कह रही हूँ। जब पैसे आएंगे तो हम अपने गहने छुड़वा लेंगे। राधा के आगे राम चुप हो जाता है, एक ठेला खरीदता है और ब्रेड पकोड़े बनाने का सारा सामान ले लेता है। और अगले दिन से ब्रेड पकोड़े बेचना वो दोनों शुरू कर देते हैं। अरे क्या बात है राम भैया, दूसरों का काम छोड़कर खुद का काम चालू कर दिए हो। वो इसलिए भाई साहब, क्योंकि दूसरों की नौकरी करने पर वो पैसे नहीं मिलते जो अपने काम में मिलते हैं। अरे बात तो सही कह रहे हो राम भैया। राम भैया, सच में ब्रेड पकोड़े तो बड़े स्वादिष्ट बनाए हो। अरे मजा आ गया खाकर। आप अपना काम ना यूं ही चालू रखना, बहुत अच्छा चलेगा। राम के ब्रेड पकोड़े लोगों को बहुत पसंद आ रहे थे, क्योंकि राम के ब्रेड पकोड़े के दाम और स्वाद बहुत ही अच्छे थे। समय बीतता है और बीते समय के साथ राम दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करने लगा था। ऐसे एक दिन राम ब्रेड पकोड़े बेच रहा था कि तभी वहाँ पर राहुल नाम का एक लड़का आता है। भाई साहब, 2 प्लेट ब्रेड पकोड़ा दे दो। जी भाई साहब, अभी देता हूँ। वैसे भैया, मैंने आज से पहले आपको इस गांव में कभी नहीं देखा। आप नए आए हैं क्या? जी भाई साहब, मैं इस गांव में नया आया हूँ, शहर में रहता हूँ। इस गांव में किसी काम से आया था, काम खत्म होते ही शहर लौट जाऊंगा। अच्छा, वैसे मेरा छोटा भाई भी रहता है शहर में। ओह, क्या है आपके भाई का नाम? कभी शहर में टकरा गया ना, तारीफ जरूर करूंगा। विवेक नाम है उसका। अच्छा, तो ये है जीजा के बड़े भाई जो ब्रेड पकोड़ा बेचते हैं। दीदी ने बताया था इस गांव में उनका भाई रहता है, अब पता चला यही है वो। अच्छा भाई साहब, ये सब छोड़िए। अच्छा ये बताइए, कितनी कमाई हो जाती है आपकी? बस इतनी हो जाती है कि घर चलाने के बाद थोड़ा बहुत बचा भी लेता हूँ। राम की बात सुनकर राहुल चुप हो जाता है और वहाँ से ब्रेड पकोड़े खाकर अपने घर आ जाता है और अपनी बहन नेहा को कॉल करके उससे कहता है, नेहा बहन, मैं यहाँ जीजा जी के गाँव आया था। अब तू वहाँ क्यों चला गया? और गया तो गया, लेकिन राम भैया के घर मत जाना, ठीक है? क्योंकि तुझे पता है ना, भिखारी हैं, तेरे सामने ना अपना रोना धोना शुरू कर देंगे और तुझसे पैसे मांग लेंगे। भिखारी? बहन, तेरे को गलत फहमी हुई है। भिखारी नहीं, वो तो राजा है, राजा। क्या मतलब है तेरा? मतलब ये कि तुम्हारा जेठ ब्रेड पकोड़ा बेचता है। अरे तो ब्रेड पकोड़े बेचने से राजा थोड़ी ना बन जाता है, और बेचता है तो बेचे, हमें क्या उससे। देख बहन, बेवकूफ मत बन। राम भैया ने ना इतना पैसा इकट्ठा कर लिया है ब्रेड पकोड़ा बेचकर कि तुम्हारी 7 पुश्ते खरीद लेंगे वो। और तुम इतने मूर्ख बनकर शहर में क्यों बैठे हो, इतना सब कुछ छोड़कर? वो लोग वहाँ गांव में राजाओं की जिंदगी जी रहे हैं और तुम लोग शहर में रहकर भी भिखारियों की जिंदगी जी रहे हो। मेरी बात मान तो अपना हिस्सा ले ले गांव में जाकर और उसको बेचकर अपनी लाइफ जी आराम से। भाई के मुंह से ऐसी बात सुनकर अब नेहा के मन में भी लालच आ जाता है और शाम को जब विवेक घर पर आता है तो वो उसको सारी बात बता देती है। देखो जी, मैं तो कहती हूँ कि ना हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। अगर हम ऐसे ही बैठे रहे ना तो हमें अपना हिस्सा नहीं मिलेगा, हमें गांव जाना ही पड़ेगा। यार तुम पागल हो गई हो क्या?
11 सालों से हमने बात तक नहीं की उनसे, और अब अचानक से बात करने जाएंगे तो क्या सोचेंगे? आप ना सच में ना मन बुद्धि के मन बुद्धि ही रहोगे। अरे आप ही तो कहते हो कि आपके बड़े भाई आपको भाई नहीं बल्कि आपको बेटा मानते हैं, तो क्या वो आपको माफ नहीं कर सकते? चुपचाप से जाइए और प्यार से बोलिए कि हम ना गाँव आ रहे हैं। नहीं, मैं कॉल नहीं करूंगा। एक काम करते ना, डायरेक्ट चलते हैं। इस तरह नेहा और विवेक अपने गांव जाने का प्लान करते हैं और अगले दिन वो गांव आ जाते हैं, जहां वो देखते हैं कि राधा ब्रेड पकौड़े बना रही है। भाभी माँ, पूरे 11 साल बाद विवेक की आवाज सुनकर मानो राधा की सांसें थम जाती है और वो पीछे पलट कर देखती है तो वो खुद को संभाल नहीं पाती और वहीं पर बैठकर रोने लगती है। भाभी माँ, आप मुझे इस तरह से देखकर रो क्यों रही हो? अरे आपको खुश होना चाहिए, आपका बेटा आपके पास आ गया है। क्यों आए हो तुम यहाँ पर? क्या भाभी माँ, आप मुझसे ये पूछ रही हो कि मैं यहाँ क्या करने आया हूँ? हाँ, क्यों आए हो तुम? अरे तुम तो हमसे कोई रिश्ता ही नहीं रखना चाहते थे, फिर यहाँ आने का क्या मतलब बनता है तुम्हारा? भाभी माँ कैसी बात कर रही है? माँ के जाने के बाद आपने मुझे पाला है और आप मेरी माँ हो, और एक माँ अपने बच्चे से गुस्सा कैसे हो सकती है? भाभी माँ, 11 सालों तक मैंने आपसे बात नहीं की, लेकिन आपको पूछना चाहिए था ना मुझसे कि मैंने ऐसा क्यों किया। मैं सच बताना नहीं चाहता था, लेकिन मैं आपको सच बताने के लिए मजबूर हो चुका हूँ। मैं किसी कारण से बहुत मजबूर था भाभी माँ। मैं अपने माँ समान भाभी को छोड़कर, बाप समान भाई को छोड़कर दूर था, क्योंकि मेरी कुछ मजबूरी थी। भाभी माँ, समझने की कोशिश कीजिए आप। विवेक बार बार अपनी भाभी को समझा रहा था कि तभी वहाँ पर राम आता है और अपने भाई को अपने घर पर देखकर हैरान हो जाता है। भैया, आप आ गए? अरे तू यहाँ क्यों आया है? भैया क्या हो गया आप लोगों को? आप लोग मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हो? हाँ विवेक की बात सुनकर राम उसको सारी बात बता देता है। भैया मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई भैया। भैया मैं अपनी गलती को सुधारूंगा। मुझे माफ कर दीजिए। मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। राधा, अगर ब्रेड पकोड़े बन गए हैं तो मुझे दे दो, मैं बाहर जा रहा हूँ। राधा राम के बने ब्रेड पकोड़े दे देती है। इसके बाद राम वहाँ से चला जाता है। राधा भी खाना बनाने लगती है, पर नेहा अपनी जेठानी का हाथ बटाते हुए उससे कहती है, दीदी, क्या आप लोग हमें एक मौका नहीं दे सकते? देखो, ये फैसला लेने वाली मैं नहीं बल्कि मेरे पति हैं। मैंने खाना बना दिया है, खा लो पति, और अपने बच्चे को भी खिला दो। और इस तरह राधा भी अपने घर से चली जाती। और आज राम काफी ज्यादा परेशान था। अपने ठेले पर वो ब्रेड पकोड़े बेच ही रहा था कि तभी सोहन आता है, जो उससे सारी बातें अब जानना चाहता था। अगर ऐसी बात है ना भैया, तो मैं आपके भाई से एक बार मिलना चाहूंगा। लेकिन सोहन, आप मुझ पर यकीन रखिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। जब तक मैं हूँ ऐसा कुछ नहीं होगा। विवेक घर आया है। इस बात की खबर अब पूरे गांव में फैल चुकी थी। तो वहीं सोहन राम के साथ उसके घर आता है। नमस्ते भैया। नमस्ते, बहुत दिनों बाद दिखाई दे रहा है तू। हाँ भैया, बहुत दिनों बाद आया हूँ। वो क्या है ना, मुझे भाभी माँ और भैया की बहुत याद आ रही थी, और मैंने जो गलती की है उसकी माफी मांगना चाहता था। मैं इतनी बार माफी मांग चुका हूँ, लेकिन ये लोग मुझे माफी नहीं कर रहे। थोड़ा आप समझाओ ना इनको। किससे समझाऊं विवेक? किससे? उससे जिसने तुझे पाला। तुझे पालने के लिए उन्होंने अपनी औलाद नहीं होने दी, ये सोचकर कहीं तेरा प्यार ना बट जाए। तेरी हर खुशी के लिए ये दोनों अपनी जान निछावर करते थे। तेरे माँ बाप के जाने के बाद इन्होंने तुझे माँ बाप का प्यार दिया। ये खुद भूखे सोते थे, लेकिन तेरा पेट हमेशा भरते थे। याद है तुझे, तूने क्या कहा था कि मुझे बाहर जाकर कमाना है, पढ़ना है। इनके पास कुछ नहीं था, फिर भी इन्होंने अपने घर की जमीन गिरवी रखी तुझे पढ़ाने के लिए। लेकिन तू तो वहीं जाके बस गया और शादी कर ली। इसके बाद तो अपने भैया भाभी को ऐसे भूल गए जैसे वो कोई है ही नहीं। भाई देख, भगवान सब देख रहे हैं। जो तूने किया वो सही नहीं था। आने वाले टाइम में तेरी औलाद तेरे साथ करेगी, तब तुझे पता चलेगा कि भैया भाभी को ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए था। सोहन की बातों का जवाब ना तो विवेक के पास था और ना ही नेहा के पास। भैया, मुझे नहीं पता कि मेरा बोलना बीच में सही रहेगा या नहीं, लेकिन हाँ, आपकी बात सुन के और समझ के मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने गलती नहीं बल्कि बहुत बड़ी गलती कर दी है। हम वैसे ना अपने जमीन का ना हिस्सा लेने आए थे, लेकिन अब हमें ना कुछ नहीं चाहिए, बस आप ना हमें माफ कर दो। हाँ भैया,
माफ कर दो। आप चाहो ना मुझे मार सकते हो, लेकिन माफ कर दो भैया। विवेक और नेहा अपने भैया भाभी से माफी मांगते हैं और वो दोनों भी उन्हें माफ कर देते हैं, जिसके बाद दोनों साथ में मिलकर रहने लगते हैं।